नमस्कार साथियों, एम देवेंद्र सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि और उसकी नगर नियोजन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। अगर आपने मेरे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पहले वीडियो बनाए उनको नहीं देखा है तो उनको पहले देख लीजिए, ताकि आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंधव लिपि देखेंगे कि जो लिपि है किसी भी सभ्यता की जो है, जो मानव अभिभावकों को है ना, उनके क्या किस तरीके से वो सोचते थे, तो उसके जो विचार हैं या फिर कह सकते हैं उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं। ठीक है, लिपि। तो देखेंगे सबसे पहली जो सभ्यताएं हैं, जो बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं, उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले लिपि का विकास होता है, यानी कि सबसे पहले लिपि हमें वहीं पर दिखाई देती है। ठीक है, और विश्व की जो 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें सैंधव सभ्यता में भी जो है लिपि हमें दिखाई देती है। तो पहले समझ लेते हैं कि मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो क्या है, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी है ना, जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्यूनिफॉर्म है ना, क्यूनिफॉर्म लिपि होती है। ठीक है, यही सबसे पहली विश्व की सबसे पहली लिपि अगर कहेंगे तो वो क्यूनिफॉर्म लिपि है। ठीक है, मैं देखेंगे कि 1853 में कनिंघम महोदय को एक वृषभ की मोहर मिलती है और उस मोहर में सैंधव लिपि जो है का साक्ष्य मिलता है। तो सबसे पहले सैंधव लिपि का साक्ष्य जो है 1853 में ही मिलता है और ये पूरी लिपि 1921 तक प्रकाश में आ जाती है। तो देख लेंगे 1853 में ये लिपि सबसे पहले प्रकाश में आती है। और कौन प्रकाश में लाते हैं? कनिंघम महोदय। और ये मिलती किस में है? वृषभ की मोहर में है ना। वृषभ यानी कि बैल की आकृति मतलब उसमें बनी होती है मोहर में, तो उसमें लिपि हमें मिलती है वृषभ मोहर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो भी सैंधव सभ्यता की जो लिपि मिली हैं वो जो सेल कलई की जो मोहरें हैं और तांबे की जो गुटिका हैं उसमें ही मिली है। हालांकि धौलावीरा में हम देखेंगे एक साइन बोर्ड है, तो उससे भी इस लिपि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना लिपि मिली किस किस जगह पर है, मतलब किस जगह पर लिपि का मतलब उत्कीर्ण हुआ है या बताई गई है। तो देखेंगे सेल खड़ी की मोहरों पर इसका अंकन हुआ है लिपि का। तांबे की गुटिकाओं है ना, इस पर इसका अंकन मिलता है लिपि का। ये तो हो गई चीज़ें इस तरीके से। फिर आगे देखेंगे कि यह लिपि क्या लिपि थी, इसका क्या नाम था। तो देखेंगे सैंधव लिपि है ना। सैंधव लिपि का क्या नाम था देखते हैं। सैंधव लिपि इसका नाम था ब्रष्टोफिदान। क्या नाम था? ब्रष्टोफिदान नाम था इसका। ठीक है, इसको अन्य नाम से भी जानते, जैसे गोमूत्रिका लिपि भी कहते हैं। और इसको भाव चित्रात्मक है ना, भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। इसको अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे क्या?
ग्राफ, ये हमें ध्यान रखना है। यह लिपि देखेंगे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना, लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि इस जगह से अगर शुरू करेंगे तो पहली लाइन यहाँ तक और फिर बाएं से दूसरी लाइन शुरू होती थी, फिर तीसरी लाइन, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब देखेंगे इस लिपि में कितने अक्षर थे, तो देखेंगे इसमें 64 तो मूल चिन्ह थे, है ना, 64 मूल चिन्ह थे और तकरीबन 250 से लेकर 400 तक अक्षर थे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखेंगे इस लिपि में सबसे ज़्यादा अंकन किस चीज़ का हुआ है, तो अंकन इसमें हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। एक तो अंग्रेजी का जो यू अक्षर है, इसका अंग्रेजी के यू अक्षर का हुआ है, और फिर देखेंगे इसमें हमें मछली का अंकन देखने को मिलता है। तो ये दो अंकन सबसे ज़्यादा हुआ है, यू अक्षर, अंग्रेजी का यू अक्षर और मछली का अंकन, ये आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य बातें। इससे संबंधित कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। जैसे देखते हैं कि धौलावीरा में, मैंने जब आपको पहले पढ़ाया इसमें जो नगर में पढ़ा रहा था, तो देखेंगे धौलावीरा में क्या मिला है, एक साइन बोर्ड मिला है, और इस साइन बोर्ड में कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर हैं, 9 अक्षर हैं। कहीं कहीं पर इसमें 10 अक्षर का भी जिक्र होता है, लेकिन अब आपको ऐसे समझना है। तो एक साइन बोर्ड मिला है वहाँ पर गिरा हुआ धौलावीरा में, उसमें 9 अक्षर हैं, तो वहाँ से भी इस लिपि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, सेंदव लिपि के बारे में। अब देखेंगे कि सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का दावा कौन करता है। ठीक है, सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का दावा कौन करता है, तो देखेंगे सबसे पहले दावा करता है M.A. वार्डेल। M.A. वार्डेल जो है वो सबसे पहले लिपि को पढ़ने का दावा करता है, लिपि को पढ़ने का दावा करता है कि मैंने इस लिपि को पढ़ लिया है, और यह बताता है कि यह लिपि कैसी है, यह संस्कृत भाषा की लिपि है ना, क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि बताता है। ये बताता है कि जो ये सेंदव लिपि है यह संस्कृत भाषा की लिपि है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कुछ और विद्वान इस लिपि के विषय में अनुसंधान करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं बारीकी से, तो अलग अलग तरीके की अपनी जो है अवधारणा और दावा प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं अन्य विद्वान क्या कहते हैं। तो देखेंगे 2 विद्वान हैं, एक है फादर हेरास और दूसरे विद्वान हैं I.D. महादेवन। फादर हेरास और I.D. महादेवन इसको क्या कहते हैं, इसको द्रविड़ लिपि मानते हैं, द्रविड़ लिपि मानते हैं। फिर आप देखेंगे जो I.D. महादेवन है एक कंप्यूटर की सहायता से
कंप्यूटर की सहायता से इस लिपि को पढ़ने का दावा करते हैं। फिर अगला चलते हैं कि अन्य कौन विद्वान जो है किस तरीके की बातें करते हैं। तो देखेंगे, ये तो पहला मत हो गया। दूसरा मत देखेंगे, फिर देखेंगे BM बरुआ और SR राव। ये क्या कहते हैं इस लिपि के बारे में? यह इस लिपि को, सैंडव लिपि को भारोपीय लिपि मानते हैं। भारोपीय लिपि मानते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो दो मत ये हो गए। और सबसे पहले जो है इसको पढ़ने का दावा करते हैं कौन? LA बाडेल। तो ये हो गए, दो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें इस चीज़ों को समझना है। वैसे तो ये सिंपली कहें तो सीधे लिपि पूछता है, लेकिन कई बार जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं डीपली, तो इसलिए हमें डीप इसका अध्ययन करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिपि को भली भांति समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। फिर चलते हैं इसकी नगर नियोजन व्यवस्था पर। नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता की देखेंगे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है उसकी नगर नियोजन या नगर योजना, जिसके आधार पर देखेंगे कि नगरों में समरूपता बनी हुई थी, है ना। बहुत सारी विशेषताएं जो हैं समान थी, लेकिन कुछ एक अपवाद स्वरूप कुछ नगर ऐसे थे जहां पर कुछ अलग तरीके की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है नगर नियोजन, और जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि पहले ये समझ लेते हैं कि नगर नियोजन जो है होता क्या है। नगर नियोजन का मतलब होता है किसी नगर का व्यवस्थित रूप से जो है उसकी योजना के आधार पर बनाई गई व्यवस्था है, या फिर कह सकते हैं कि व्यवस्थित नगरों की एक श्रृंखला। ठीक है, तो देखेंगे कि जो सैंधव नगर हैं या हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। ये हमें ध्यान रखना है। नगर कितने भागों में बटे हुए हैं? दो भागों में बटे हुए हैं। देखेंगे पहले देखेंगे पूर्वी टीला, पूर्वी टीला है ना, और दूसरा देखेंगे आप पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो नगर जो भी नगर थे वो सामान्यतः अगर देखेंगे आप तो दो तरीके के उसमें बटे हुए थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को हम सिटाडेल मतलब पुरातत्व की भाषा में इसको सिटाडेल बोलते हैं। इसका मतलब होता है दुर्ग या किला, दुर्ग या किला। तो जो पश्चिमी टीला है, ठीक है, यहाँ एक होता क्या था, यहाँ पर जो है शासक वर्ग के लोग निवास करते थे। शासक वर्ग के लोग निवास करते थे, या कह सकते हैं शासक वर्ग के लोगों का निवास स्थल था। और देखेंगे पूर्वी जो टीला है वो सामान्य आवासीय स्थल है, यानी कि आम लोग उसमें रहते थे। ये पश्चिमी टीला है, देखेंगे ज़्यादातर आप, ये क्या होगा, ये इसकी चार दीवारी होगी, यानी कि इसकी घेराबंदी थी, और ये एक कह सकते हैं सुरक्षा दीवार से या सुरक्षा पंक्ति से इसको घेरा जाता था। ठीक है, पश्चिमी टीले को क्या था, सुरक्षा पंक्ति से घेरा होता था।
लेकिन कई जगह ऐसे भी स्थल मिले हैं जहाँ पर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों ही सुरक्षा जो है पंक्ति से घेरे गए थे। ये क्लियर हो गया। और अब देखेंगे जो नगर नियोजन है, तो ये दक्षिण एशिया में देखेंगे तो पहला नगर नियोजन हमें सैंधव सभ्यता में ही देखने को मिलता है। तो चलते हैं, देखेंगे और इसकी क्या चीज़ें हैं। देखेंगे कि जो नगर हैं वो चेस बोर्ड है ना, चेस बोर्ड पद्धति, ये जिसको बोलते हैं ग्रिड प्रणाली, पर आधारित थे। ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। आगे चलते हैं, इसी में बहुत सारी बातें हैं। इसमें और भी चीज़ें देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसमें थीं। चेस बोर्ड हो गया है। अब देखेंगे जो नगर जो बने हुए थे, यहाँ पर जो मकान थे, तो मकान देखेंगे, मकान कैसे होते थे, 2 मंजिला होते थे, 2 मंजिला होते थे। ठीक है, और इनका निर्माण किससे होता था, निर्माण होता था पकी हुई ईंटों से, पकी हुई ईंटों से होता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हालांकि अब बात के स्वरूप देखेंगे तो कालीबंगा में मकान निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था, कच्ची ईंट का प्रयोग था यहाँ पर। तो ये भी इससे ये भी पता लगता है कि जो कालीबंगा है वो एक दीनहीन बस्ती थी, यानी कि ये नगरीकरण तो था यहाँ पर, लेकिन उस स्तर का नहीं था जैसे हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं ईंटों का माप क्या था। जो ईंटों की हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ईंटों का भी प्रयोग होता था, लेकिन धौलावीरा और सुरकोतरा है ना, ये 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर पत्थर से बने मकान या घर मिले हैं, है ना, पत्थर के बने हुए होते थे। तो 3 तरीके की चीज़ें हमें समझ में आई कि नंबर 1 देखेंगे ज़्यादातर पकी हुई जो ईंट है उससे बनते थे, दूसरा है कच्ची ईंट का प्रयोग जो है कालीबंगा में हुआ है, और फिर देखेंगे कि धौलावीरा और सुरकोटदा में पत्थर के बने मकान भी हमें दिखाई देते हैं। ये चीज़ें हो गई। अब देखेंगे ईंट की माप क्या थी। ईंट की माप तो देखेंगे 28 सेंटीमीटर गुणे 14 गुणे 7 सेंटीमीटर है ना, ये इसका मानक था। इसको ये ऐसे कह सकते हैं, जो 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी और 7 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसकी ऊंचाई या मोटाई कह सकते हैं। तो इसका अनुपात आता था 4:2:1। ठीक है, ये इसका अनुपात था ईंट का। अब आप देखेंगे कि जो नगर नियोजन व्यवस्था में जो सड़क होती थी वो 2 तरीके की जो मुख्य सड़कें होती थी। एक उत्तर से देखेंगे 2 तरीके की सड़कें होती थी। पहली ये सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, है ना, इसको मुख्य सड़क कहते थे। मुख्य सड़क है, ठीक है, मुख्य सड़क है जिसको राजपथ भी कहा गया है, इसको राजपथ भी कहते थे। और ये मुख्य सड़क है, ये 10 मीटर चौड़ी थी। कितनी? 10 मीटर चौड़ी, ये ध्यान रखना है, चौड़ाई इसकी 10 मीटर थी। अब देखेंगे, एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखेंगे दूसरी जो सड़क थी
वो पूरब से पश्चिम की ओर जाती थी। क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर जाती थी। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं कि ये सड़क जो है एक दूसरे को क्या है, समकोण पर काटती थी। और जो मकान है, मकान ज़्यादातर आप देखेंगे इसकी जो खिड़कियां हैं वो गलियों की ओर जो है थी, उनकी बनावट कहेंगे गलियों की ओर उनका मुख था, ठीक है। लेकिन लोथल में मुख्य सड़क की ओर जो है खिड़की का जो है मुख नज़र हमें आता है। इसके अलावा देखेंगे जो मुख्य सड़क के अलावा गलियां भी होती थी जो मुख्य सड़क जो सड़क है उससे जोड़ती थी। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि यातायात के दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित रूप से सड़कें बनाई गई थी। और सड़कें देखेंगे आप कच्ची ईंटों की बनी होती थी, है ना, कच्ची सड़कें थी या कच्ची ईंटों से निर्मित थी। कच्ची ईंटों से निर्मित थी, ये हमें ध्यान रखना है जो सड़कें होती थी। ये हो गया। फिर इसमें देखेंगे कुछ सड़क जो उस तरीके की भी चीज़ें मिली हैं, जैसे आप देखें कि कहा जाता है अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं पूछता है, तो ये कालीबंगा से मिली हैं। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। फिर है बकराकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, ये चनू दलों से मिली हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं। जो सामान्य जो मकान होते थे उसमें हम देखेंगे घर में क्या होता था, स्नानागार भी होता था। स्नानागार, पानी के लिए कुआं होता था, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। रसोई घर होता था, रसोई घर यानी कि किचन होता था वहाँ पर। और शौचालय भी प्रत्येक घर में होते थे, ये हमें ध्यान रखना है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसकी अब देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था और देखते हैं इसमें, तो वो क्या है, जल निकासी का प्रबंध। जल निकासी का प्रबंध। जिस तरीके से सैंदव सभ्यता में जल निकासी का प्रबंध देखने को मिलता है, तो ऐसे लगता है कि वहाँ पर नगर पालिका का अस्तित्व रहा होगा। देखेंगे जो घर हैं, घर का पानी जो है मोरियों में, यानी कि एक पाइप जो होता था पकी हुई मिट्टी का, उससे जो है नालियों में जाता था, और वो जो गली की जो नाली है वो मुख्य नाली से मिल जाती थी। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो पानी का ठहराव नहीं होता था और पानी की निकासी बहुत ही आसानी से हो जाती थी। समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है तत्कालीन समय में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं आप कि जो बड़े बड़े जो शहर हैं भारत में, तो वो जो पानी निकासी की व्यवस्था से जूझ रहे हैं। जब कभी बाढ़ आ जाती है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि पूरे जो शहर का जो है बहुत ही वहाँ पर दुर्दशा देखने को मिलती है। कूड़ा है और इस तरीके की चीज़ें जो है रोड पे हमें नज़र आने लगती हैं, और पानी जो है नाली का पानी रोड पे बहने लगता है। तो तत्कालीन समय में देखेंगे कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपने आप में ये निराला कॉन्सेप्ट है ना, अलग कॉन्सेप्ट है जल निकासी की व्यवस्था का। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि। और हाँ, एक चीज़ और बताना है, वो है अन्नागार। अन्नागार, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अन्नागार का मतलब होता है अनाज का गोदाम। तो अनाज का गोदाम जो होता था वो नदी तट पर होता था, है ना, नदी तट के किनारे होता था। और जो नगर टीला और दुर्ग टीला जो जिसको हम कह रहे हैं, है ना, और जो आवासीय क्षेत्र जो पूर्वी टीला है उससे बाहर होता था, है ना। तो आवासीय
व दुर्ग टीले से बाहर होता था, है ना, बाहर होता था, ये ध्यान रखना है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, अन्नागार हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं आगे की चीज़ें कि कुछ और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। नालियों का मैंने बता दिया आपको, ईंटों का भी बता दिया है। अब देखते हैं कि कुछ अलग तरीके की चीज़ें मिली हैं जैसे इस सभ्यता से, वो है क्या, जैसे हड़प्पा से श्रमिक आवास का साक्ष्य मिलता है, श्रमिक आवास का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। वहीं मोहनजोदड़ो से वहीं देखेंगे मोहनजोदड़ो से कुंभकारी का या कुंभकारी का कार्य करने वालों की, कुंभकारी का कार्य करने वालों की बस्ती मिलती है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके की कुछ विशेषताएं हैं। देखेंगे जो सैंदव जो नगर नियोजन है, तो इसको हम प्रथम नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। और इसको आप देखेंगे गार्डन चाइल्ड हैं, गार्डन चाइल्ड, वो इसको क्या कहते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखेंगे नगरों में किस तरीके के कार्य होते हैं, जो द्वितीय क्षेत्र होता है जैसे विनिर्माण के कार्य, और तृतीय क्षेत्र जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्र, तो उससे संबंधित लोग ही यहाँ पर रहते थे। और देखेंगे जो नगर हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है ज़्यादा होता था, जो आसपास के इलाकों से, गांव के इलाकों से ज़्यादा होता था। जैसे कि मैंने आपको कहा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर प्रथम नगरीकरण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम जो 16 महाजनपद देखते हैं वो भारत का द्वितीय नगरीकरण है। और जो तीसरा नगरीकरण अगर हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत है, जहाँ पर हमें बहुत सारे नगर और जो है शहर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये नगर नियोजन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने जब सिंधव सभ्यता में सीखा तो उस सीख और व्यवहार को हम वर्तमान में भी इसका हम उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और भारत सरकार की अगर देखेंगे आप स्मार्ट सिटी जो योजना है, वो कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही दिखता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। मैं समझता हूँ आप जो है नगर नियोजन व्यवस्था को भी समझ गए होंगे, जो सैंदव लिपि है उसको बेहतर समझ गए होंगे। और अगला जब हम वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर हम सैंदव जो सभ्यता है उसकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक यदि मेरा अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।